हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग का सेकेंड क्लास है जो कि एएलपी और जेई का सीबीटी 2 का इन्वायरमेंट का पार्ट कवर कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्फेयर एंड बायोम। तो हम लोग शुरू करते हैं कि बायोस्फेयर किसे कहते हैं। So the biosphere is defined as the region on, above and below the Earth's surface where life exists. ये अर्थ के ऊपर और नीचे का सरफेस जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है उसे बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर का पार्ट्स होता है। पार्ट्स ऑफ द बायोस्फेयर तीन होते हैं, एक लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर हो गया जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर हो गया द अर्थ इज सराउंडिंग बाय गैसियस लेयर दैट मेक अप द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ये गैसियस लेयर से घिरा हुआ होता है। गैसियस लेयर से घिरा हुआ होता है। और एटमॉस्फेयर के डिफरेंट 7 लेयर्स और भी होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोस्फेयर जो है द वास्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर पोर्शन जो होता है वो हम लोग का कहलाता है हाइड्रोस्फेयर। और अर्थ सरफेस जो बना हुआ है वो मेजोरिटी जो है वो हाइड्रोस्फेयर का है। ये डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गैसियस से पूरा सराउंडेड है उसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। और जो सॉलिड पोर्शन है उसे कहेंगे लिथोस्फेयर। एंड जो वाटर पोर्शन है उसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे हाइड्रोस्फेयर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर within an environment or habitat. It is also called as biota और biosynthesis। कि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर या हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट कहते हैं जिस स्थान पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका जगह रहने का उसे हैबिटेट कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट के अंदर उसे बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। और इसे बायोटा भी कहा जाता है और बायोसिनोसिस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं तो उसका फीचर्स क्या क्या होगा कि हम उसे कम्युनिटी कहेंगे। तो कम्युनिटी उसे कहते हैं जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल हो, कि बहुत सारे लोगों का वहां पर ग्रुप है तो उसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। फिर होगा कम्युनिटी सेंटिमेंट, कि जो कम्युनिटी है उसमें सेंटिमेंट्स होंगे, उसके लिए भावनाएं होंगी। और फिर है परमानेंस, कि जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे, वो परमानेंटली रहते हैं। ये नहीं कि अभी यहाँ है और फिर थोड़े टाइम बाद कहीं और। तो ये परमानेंटली एक साथ रहते हैं। टोटल ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ, उनका जो सोशल लाइफ होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और कम्युनिटी का साइज। फिर अगला फीचर है अ डेफिनिट लोकेलिटी, कि उसका जो रहने का स्थान है वो डेफिनिट होता है। न्यूट्रलिटी, कि एक कम्युनिटी में न्यूट्रलिटी पाया जाता है, वो न्यूट्रल नियमता पाया जाता है। सिमिलैरिटी, कि जो स्पीसीज होते हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटी होते हैं। अगर ये बहुत सारे स्पीसीज मिल करके एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं तो वो जो स्पीसीज है उनमें तो सिमिलैरिटी होगा ही और फिर उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा। तो ये सब जो फीचर्स हैं वो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी का। इस स्पीसीज डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज जो होता है वो, अगर हम टेक्सोनॉमी में देखें तो ये यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी होता है। यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी।
सबसे जो छोटा इकाई होता है किसी भी पॉपुलेशन का, वो स्पीसीज होता है। और जब सारे स्पीसीज एक साथ रहते हैं तो वो मिल करके कम्युनिटी बनाते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। कि कोई एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बहुत तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ दोज स्पीसीज। जैसे अगर हम किसी का बात करें, तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट का बात करें, तो एक स्पीसीज तो हम लोग का है होमोसेपियंस का, होमो सेपियंस स्पीसीज। और हमारे साथ बहुत सारे और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि काऊ हो गए, जितने भी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो ये होमोसेपियंस एक अलग स्पीसीज हुआ, काऊ का एक अलग स्पीसीज होता है। तो ये जो दिखा रहा है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है। और दूसरा है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज उसको कहते हैं कि अगर कोई एक ज्यादा हो जाए तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हैबिटेट में। स्पीसीज दैट इन्फ्लुएंस इट्स कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग और मेंटेन फिजिकल हैबिटेट फॉर इटसेल्फ एंड अदर स्पीसीज, तो उसे कीस्टोन स्पीसीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई इकोसिस्टम है, मान लिया जाए कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर डियर बहुत ज्यादा ही हो जाए और वहां पे लायन प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा कि ये जो डियर है वहां पे बहुत ज्यादा, उसका स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लायन है वो क्या करता है कि इसको बैलेंस करता है, इसको खा करके। तो यहाँ पे ये कीस्टोन स्पीसीज का काम करेगा, कि इसके होने ना होने से इस पे बहुत असर पड़ेगा, डियर पे। तो इसी को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। Keystone species is an organism that helps hold the system together. Keystone species जो होते हैं वो सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं, वो बैलेंस बना करके रखते हैं इकोसिस्टम में या इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट जो है अदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में कुछ अदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, जैसे कि फाउंडेशन स्पीसीज। The foundation species are species that have a strong role in structuring a community or maintaining a habitat. कि ऐसे species जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है कम्युनिटी को बनाने में और उसे मेंटेन करने में। फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, कोरल्स जो होते हैं वो एक सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट्स। और ये हमेशा कम्युनिटी में ही पाए जाते हैं, कभी अलग नहीं पाए जाते। तो कोरल्स जो होते हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं और हैबिटेट को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज आर स्पीसीज that are selected for conservation related decisions because the conservation and protection of these species indirectly affect the conservation and protection of other species within their ecosystem. अम्ब्रेला स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जिन्हें कंजर्वेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और जैसे कोई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एकदम ये विलुप्त होने वाले हो, तो उन्हें कंजर्वेशन किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड से। तो उन्हें अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिजली बियर, ये जो है ये थ्रेटेंड में आता है। और स्पॉटेड ऑल जो है वो न्यू थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है इंडिकेटर स्पीसीज, an organism whose presence, absence, or abundance reflect a specific environmental condition। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका प्रेजेंस होना और एब्सेंस होना इन्वायरमेंटल कंडीशन को दर्शाता हो, उसे इंडिकेटर स्पीसीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाइकेन, लाइकेन जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि अगर एयर, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन जहाँ पर होता है वहां पर ये एब्सेंट होते हैं, वहां पर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
तो ये इंडिकेटर का काम कर रहा है कि अगर लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं हो रहा है मतलब कि यहाँ पे पॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोम का। बायोम किसे कहेंगे? A biome is a community of plants and animals that is found in a large geographic area. कोई भी कम्युनिटी जो बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिक एरिया में पाया जाता है उसे बायोम कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द मेजर इकोसिस्टम ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोम। कि जो सेम काइंड ऑफ स्पीसीज होते हैं वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिक एरिया में पाए जाते हैं उन्हें बायोम कहा जाता है। और डिफरेंट काइंड के बायोम पाए जाते हैं अर्थ में। तो सबसे पहला जो बायोम है वो है टुंड्रा। टुंड्रा बायोम जो है ये आर्कटिक साइड पाया जाता है, आर्कटिक टुंड्रा। इसके टाइप्स होते हैं आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। ये हाई लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं और ये हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो होता है आर्कटिक एंड अरीड। ऐसे टुंड्रा जो कहा जाता है टुंड्रा बायोम, ये बर्फीले जो एकदम पोल रीजन साइड होते हैं उन्हें टुंड्रा कहा जाता है। इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। यहाँ का जो सॉइल क्वालिटी होता है बहुत ही पुअर होता है, और बायोटिक डाइवर्सिटी जो होता है बहुत ही लो होता है। और ये वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट बायोम है, क्योंकि पोल रीजन में जानते हैं कि पूरा बर्फीला रीजन होता है, वहां पे बस बर्फ ही बर्फ पाए जाते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन जो है वहां पे बस बर्फ ही होते हैं। यहाँ का जो ये जो टुंड्रा पाया जाता है वो 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये पाया जाता है। यहाँ पे ड्राई एंड लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है। लॉन्ग विंटर यहाँ पे होता है एंड शॉर्ट समर होता है, यहाँ का जो कंडीशन है। और ये परमाफ्रोस्ट जो है वो परमानेंटली होता है। ये होता है परमाफ्रोस्ट उसको बोलते हैं, ये एक सब सॉइल लेयर है जो कि बर्फ से ढका होता है हमेशा, उसे ही परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो आर्कटिक रीजन में हमेशा बर्फ बर्फ ढका हुआ रहता है सॉइल में, तो इसे परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। प्लांट्स जो है यहाँ पे कोई भी ना ही ट्रीज पाए जाते हैं, ना कोई मोसेस उगते हैं, ना ही कोई ग्रास पाया जाता है, ना ही लाइकेन्स होते हैं, ना ही कोई हर्बेसियस पाए जाते हैं। एनिमल्स में देखा जाए तो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, और वो भी समर में ओनली। यहाँ पे ना ही कोई एम्फीबियंस पाए जाते हैं, ना रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, ना ही कोई मेमल्स such as rodents, Arctic foxes, polar bears, caribou, जिसे समर, ये सब जो है ये सारे बस समर्स में पाए जाते हैं। अब माउंटेन गोट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो टुंड्रा में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते, और मेमल्स में ये रोडेंट्स, आर्कटिक फोक्स और पोलर बियर्स ये सब पाए जाते हैं, लेकिन बस गर्मियों में पाए जाते हैं, और माउंटेन गोट्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो बायोम है हमारा वो है डेजर्ट, मरुस्थल। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल होता है और अरिड होता है, बहुत ही सूखा हुआ होता है। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो वेरी करते रहता है। इसका जो सॉइल क्वालिटी होता है यहाँ का वो बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही कमजोर क्वालिटी का होता है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही लो पाया जाता है। यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, रिसीव लेस देन 250 mm रेनफॉल एनुअली। बहुत ही कम रेनफॉल होता है, जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी नहीं हो पाता है यहाँ पे। फाउंड अराउंड 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड, कॉल्ड मिड लैटिट्यूड। ये जो डेजर्ट वाला बायोम है वो पाया जाता है 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड जो है वहां पे पाया जाता है, और इसे मिड लैटिट्यूड भी कहते हैं। इस रीजन को 30 डिग्री से लेकर के जो 50 डिग्री लैटिट्यूड है उसे मिड लैटिट्यूड कहते हैं। डेजर्ट कुछ है, जैसे कोल्ड डेजर्ट वो है गोबी, और हॉट डेजर्ट में आता है सहारा एंड थार, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो है ऑर्गन पाइप कैक्टस, सेग प्लांट्स, मेस्क्वेट वर्चुअली, नो प्लांट्स एटीसी। एनिमल्स में पाए जाते हैं इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में स्नेक एंड लिजर्ड्स पाए जाते हैं।
कैमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे रोडेंट पाए जाते हैं, बर्ड्स भी होते हैं एंड कोयोट्स होते हैं। अब नेक्स्ट बायोम है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को दूसरे नाम से हम लोग सवाना के नाम से भी जानते हैं, और ये मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है ग्रासलैंड बायोम जो है। और यहाँ लगभग जो लैटिट्यूड है वो 25 to 55 डिग्री के आसपास है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, वो थोड़ा कम है, लिमिटेड है, 25 to 75 सेंटीमीटर है। सॉइल क्वालिटी यहाँ का ठीक ठाक होता है, इसीलिए ग्रासेस बहुत बड़े बड़े यहाँ पे उगते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो सेमी एरिड होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा सूखा हुआ ना ही बहुत ज्यादा बारिशों वाला, सेमी एरिड होता है, मीडियम टाइप का। यहाँ का जो वेजिटेशन होता है पुअर वेजिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ और ये जो ग्रासलैंड होता है उसमें डोमिनेटेड होता है ग्रासेस द्वारा। वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रासेस ग्रो करते हैं, जिससे कि वेजिटेशन जो होता है, मतलब बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे नहीं उगते हैं, बस ग्रासेस ही पाए जाते हैं। इसके टाइप होते हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। दिस बायोम आर मेनली बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ डिजर्ट। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो लो और मीडियम होता है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं पाए जाते ग्रासलैंड में, और प्लांट्स में पाए जाते हैं, ग्रासेस पाए जाते हैं, स्कैटर्ड क्लम्प्स ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, मतलब कि कहीं कहीं पे ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते। एनिमल्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड में, रेप्टाइल में स्नेक पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। मैमल्स में जेब्रा, जिराफ हो गए एंड एंटीलोप्स हो गए, लायंस हो गए, ये सब ग्रासलैंड बायोम्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका अदर नेम जो है वो हार्डवुड फॉरेस्ट है और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, मतलब इसका जो वुड होता है बहुत ही हार्ड होता है, और लीफ जो होता है वो ब्रॉड होता है। लैटिट्यूड जो है वो मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है। क्लाइमेट जो इसका है वो है सेमी ह्यूमिड एंड टेम्परेट। यहाँ का जो रेनफॉल है पर ईयर वो है 76 to 127 सेंटीमीटर। और जो ग्रोइंग सीजन है वो अच्छा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई होता है। और यहाँ के जो प्लांट्स हैं जैसे broadleaf deciduous trees such as beeches, oak and hickory, maple, etc. ये सब कुछ प्लांट्स हैं जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और एनिमल्स में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, एम्फीबियंस पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं। मैमल्स में स्क्विरल पाए जाते हैं, फॉक्सेस पाए जाते हैं, डियर, ब्लैक बियर एंड उल्फ पाए जाते हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई होता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो कि जिसे मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं आर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस तरह का जो डेसिडियस फॉरेस्ट है जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। वाइल्ड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं ईस्टर्न चाइना में, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड एंड वेस्टर्न यूरोप में। नेक्स्ट जो है बायोम वो है बोरियल फॉरेस्ट। इसका जो दूसरा नाम है वो है टैगा, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो सेमी एरिड होता है और सब आर्कटिक होता है, मतलब थोड़े बर्फीले वाला एरिया जो हो गए। ग्रोइंग सीजन जो होता है इसका शॉर्ट होता है। सॉइल क्वालिटी पुअर होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लैक होते हैं, नहीं पाए जाते, न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ का लो होता है। It is also found in some parts of southern hemisphere tundra such as New Zealand. प्लांट्स जो होते हैं जैसे सिदार का पेड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, फिर हो गया, मोसेस हो गया, ये सब प्लांट्स पाए जाते हैं, बोरियल फॉरेस्ट में आते हैं ये सब। और एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स जो मेनली समर में वहां पे देखे जाते हैं। और नो एम्फीबियन में, और मेमल्स में जिसे पाए जाते हैं रोडेंट्स हो गए, जिसे रैट्स भी कहा जाता है, रेबिट्स हो गए, मूस हो गए, कैरिबाउ हो गए, जो कि बस ठंडे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, सदाबहार फॉरेस्ट कहा जाता है। ये लोकेटेड जो है वो है 23 डिग्री 23 डिग्री to 55 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ का जो सीजन होता है वो
ड्राई सीजन नहीं होता, हमेशा बारिश यहाँ पे होते रहती है, ऑल ईयर रेनी सीजन होते हैं। यहाँ जो बारिश है वो बहुत ही हाई होता है, 200 to 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर होता है। और रेन फॉरेस्ट टर्न CO2 into O2 एंड रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और रेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में और रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। और ये प्रोवाइड करते हैं सोर्स ऑफ मेडिसिन। ऐसे फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि रेन फॉरेस्ट के कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट फ्लोर। तो इमर्जेंट लेयर में हैज टॉलेस्ट ट्री अप्रोक्सीमेटली 200 फीट अबव द फॉरेस्ट फ्लोर। कि जो जंगल का जो फ्लोर होता है उससे लगभग 200 फीट ऊंचा होता है पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उन्हें इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। कैनोपी लेयर हो गया, द हाइट ऑफ ट्रीज इन दिस लेयर रेंजेस फ्रॉम 35 to 40 meters एंड अंडर अ स्टोरी लेयर रिसीव लिटिल सनशाइन। इसमें बहुत ही कम धूप पड़ते हैं। और फॉरेस्ट फ्लोर हो गए कि बहुत ही घने होते हैं, वेरी डार्क, बहुत ही अंधेरा होता है, विथ एकदम लिटिल सनलाइट, ऑलमोस्ट 2%। तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वाटर लिली हो गया, हेलिफोर्निया हो गया, पैशन फ्रूट फ्लावर हो गया, कॉफी प्लांट हो गया, ऑर्किड हो गया। एंड एनिमल में मंकी, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, ब्राउन थ्रोटेड थ्री टोड स्लॉथ, जैगुआर पाए जाते हैं। एंड पॉइजन डार्ट फ्रॉग, यहाँ पे एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं। यहाँ का जो सॉइल क्वालिटी होता है रेन फॉरेस्ट का, हाईली एसिडिक होता है, जो कि एक पुअर क्वालिटी का माना जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ क्या होता है, पुअर क्वालिटी आखिर क्यों रहता है यहाँ का सॉइल? रीजन ये है कि यहाँ के जो ट्री होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो ट्री जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचते। जैसे ही जैसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू न्यूट्रिएंट आता है सॉइल में, ट्री जो होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ का जो क्वालिटी है सॉइल का वो बहुत ही पुअर होता है। यहाँ का जो डाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ही हाई होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही घना जंगल होता है। और इसका जो ग्रोइंग सीजन है ईयर राउंड ड्राई एंड वेट सीजन के हिसाब से होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनमें से रिलीज होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सब जो है वो किस टाइप के ऑक्साइड्स हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, या फिर सिल्वर ऑक्साइड्स है, अल्कलाइन ऑक्साइड है, या कॉपर ऑक्साइड्स है। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी। कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें तोड़ा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा जाना मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल। जो कि बैक्टीरिया वगैरह से डिग्रेड होंगे उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किस टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स में इंक्लूड होते हैं कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये किस टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं? एयर, सोलर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल में। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें हम फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि ये ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स दबे होने की वजह से ये बने हैं, पेट्रोलियम वगैरह, कोल, पेट्रोलियम वगैरह। तो बार बार इसको हम फिर नहीं बना सकते। लेकिन रिन्यूएबल में आ जाएगा, जैसे कि विंड एनर्जी जो हो जाता है, सोलर एनर्जी हो जाता है, ये सब
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन इन लिविंग बींग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिविंग बींग्स दिए हुए हैं, तो किसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो इवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम, ये इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन का जो लीनिएज होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जानना होगा कि सबसे पहले जो आए हैं वो पीसेज आए हैं, उसके बाद जो आए वो एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, उसके बाद रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल से फिर दो लीनिएज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वन इज बर्ड्स का एंड मैमल्स का। तो ये इस लीनिएज को जो फॉलो करेगा वही हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑटर जो है ये एक कार्निवोर मैमल है, कार्निवोर मैमल है। और टर्टल जो है एक रेप्टाइल है। शार्क हमारा आ जाता है पीसेज में। तो ये जो सीक्वेंस है ये तो सही सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये मैमल्स तो सबसे लास्ट होगा। शार्क ये पीसेज है, टर्टल रेप्टाइल है, और ओटर जो है मैमल है। तो ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पीसेज आया, फिर रेप्टाइल्स है, उसके बाद मैमल्स है। बाकी में जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। टर्टल पहले दे दिया है, शार्क बाद में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। Next question is a sustainable biotic group in an ecosystem is called। जो सस्टेनेबल बायोटिक ग्रुप है एक इकोसिस्टम में, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारा इकोटोन, ऑप्शन बी सक्सेशन, ऑप्शन सी इज क्लाइमेक्स एंड ऑप्शन डी इज सिंपल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इकोटोन। और इकोटोन कहते हैं जैसे दो इकोसिस्टम है, मान लीजिए कि ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, और इधर हमारा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आराम से मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे वेराइटीज जो होंगे, डाइवर्सिटी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो जोन है इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और ये ट्रांजिशन जोन को ही इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन मतलब कि दो इकोसिस्टम का जैसे जो चेंज होने वाला है, कि उस यहाँ ग्रासलैंड से पॉन्ड इकोसिस्टम, तो इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो उसे इकोटोन कहा जाता है। और यहाँ पे जो बायोटिक ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सस्टेनेबल बायोटिक ग्रुप इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन हो जाएगा। Next question is, with reference to the evolution of organisms, which one of the following sequence is correct? इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो अभी हम लोग देखे थे कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है। ऑक्टोपस जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो लोअर एनिमल्स हैं। तो ये तो होम ये है। उसके बाद डॉल्फिन जो है ये मैमल्स है। तो मैमल से, एंड थर्ड वन जो है वो है शार्क। ऑप्शन बी जो हमारा है पेंगोलिन है, टर्टल है, एंड फाल्कन है। ऑप्शन सी जो है सेलेमेंडर एम्फीबियन है, पाइथन रेप्टाइल है, कंगारू मैमल है। पेंगोलिन बर्ड है, और टर्टल रेप्टाइल है, फाल्कन भी बर्ड है। फ्रॉग जो एम्फीबियन है, और ये क्रैब प्रॉन, ये सब जो है वो लोअर एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है ये हायर एनिमल आ जाता है, ये लोअर एनिमल। तो इसमें तो करेक्ट सीक्वेंस नहीं होगा,
ये ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट सीक्वेंस होगा कि ये एक एम्फीबियन से फिर इवॉल्व हुआ रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल से फिर इवॉल्व हुआ मैमल्स। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अ टाइम वेरिंग ग्रेजुअल चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड। कि टाइम के साथ जो धीरे धीरे चेंज होता है किसी रीजन में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम was started by यूनेस्को इन। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ताकि जो हमारा बायोस्फीयर है, इन्वायरमेंट है, उसे बचाया जा सके। जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट के कगार पे पहुंच गए हैं। तो इसीलिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया 1971 में, जिससे हेल्प हो सके इससे बचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन द बायोस्फीयर रिजर्व इज अ कंजर्वेशन एरिया ऑफ। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसे किसे कंजर्व करता है? ऑप्शन ए जो है ग्रासलैंड, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इज एटमॉस्फेरिक बैलेंस एंड ऑप्शन डी इज जेनेटिक वेरिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेनेटिक वेरिएशन होगा। यहाँ जो बायोस्फीयर है उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है, अलग अलग काइंड के जो स्पीसीज पाए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है। और इंडिया में जो है टोटल 18 बायोस्फीयर है, 18 बायोस्फीयर है। और इनमें से जो है वो 10 ऐसे बायोस्फीयर हैं, 10 बायोस्फीयर जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो बायोलॉजिकल सक्सेशन उसे कहा जाता है जहाँ पे एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो सक्सेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन, एंड जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन उसे कहते हैं जहां पे पहले से कोई लाइफ नहीं था और वहां पे एक नया इकोसिस्टम बनता है। और सेकेंडरी सक्सेशन उसे कहते हैं जैसे पहले से कोई इकोसिस्टम था, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट था, लेकिन किसी रीजन से जैसे आग लग गई और वहां पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया, लेकिन बहुत टाइम बाद फिर धीरे धीरे वहां पे नए सिरे से लाइफ ग्रो करेंगे तो उसे ही सक्सेशन कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। तो सक्सेशन का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले वहां पे क्या होगा, न्यूडेशन होगा, और उसके बाद फिर स्ट्रिपिंग होगा, फिर जो एनिमल्स है उनका स्टैब्लिशमेंट होगा, उसके बाद सबके बीच रिएक्शन होगा, जितने भी स्पीसीज आएंगे उसके बाद फिर वो उस इकोसिस्टम में एक स्टेबलाइजेशन आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया दैट द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड। कि इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म का जो एक लिमिट होता है जिसे इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है तो उसे इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जो उसे रोकेंगे। सबसे पहला फैक्टर तो फूड ही आ जाएगा कि फूड का स्कैर्सिटी हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो फिर उसमें कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे फूड का कमी हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट एक किसी हद तक, एक लिमिट तक उसे सपोर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। कि इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है? तो इसमें से जो कोरल है वही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिक ओरिजिन है। कोरल जो एक सिलिंट्रेट्स है और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। In which one of the following layers of the atmosphere is the concentration of ions high?
कि कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसमें आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है वो कौन कौन सा लेयर होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोस्फेयर। ये सबसे, अगर एटमॉस्फेयर है तो ये सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद फिर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो ये जो होते हैं वो इंटरनल इंटरनल लेयर कहलाते हैं। इंटरनल लेयर। और ये जो है ये एक्सटर्नल लेयर कहलाता है। एक्सटर्नल लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। कि परसेंटेज के बेसिस पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस कौन सा है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ये ऑलमोस्ट 78% है। ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% होता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.3% होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Eskimos build their houses igloo out of snow. What is the reason for this? जो बर्फीले जगह पे रहते हैं उन्हें एस्किमोस कहा जाता है, और उनके जो घर घर बनते हैं बर्फीले, बर्फ का जो घर बनता है उसे इग्लू कहा जाता है। तो वो इग्लू का घर क्यों बर्फ का घर क्यों बनाते हैं, इग्लू क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। ऑप्शन ए जो है वो आइस डज नॉट अलाउज कोल्ड एयर एंड वाटर टू एंटर। ऑप्शन बी जो है द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वॉल ऑफ आइस प्रिवेंट द हीट इनसाइड फ्रॉम एस्केपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि जो वॉल्स के बीच में जो आइस होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि अंदर का जो हीट है वो बाहर ना जा सके, स्केप ना कर सके। इसीलिए जो बर्फीले जगहों में रहते हैं वहां पे इग्लू बनाए जाते हैं। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इससे जुड़े और इसका पीडीएफ लें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।